मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की शक्तियों को देखते हैं। पिछले चर्चाओं में विधानसभा का संगठन और विधान परिषद का संगठन हमने अलग अलग देखा था। शक्तियों की तुलनात्मक चर्चा से दोनों सदनों की शक्तियों का स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। देखें दोनों सदनों की शक्तियां कहां पर एक समान है, कहां पर कम है या अधिक है। तो जहां पर विधानमंडल का एक सदन है, वह एक सदन विधानसभा अर्थात व्यवस्थापिका की समस्त शक्तियों का पूरी तरह से प्रयोग करता है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन जहां पर विधानमंडल के दो सदन हैं, विधानसभा के साथ विधान परिषद भी गठित किया गया है, वहां पर विधानसभा पर विधान परिषद का किसी न किसी रूप में नियंत्रण होता है। एक नियंत्रण होता है तो दूसरी ओर विधान परिषद के द्वारा विधानसभा के कार्यों में सहायता भी प्रदान की जाती है। तो जो नियंत्रक होता है वह सहायक भी होता है। इस दो सदनों की चर्चा से हम यह बात तय कर सकते हैं। वैसे दुनिया में जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की परंपरा बनी है, तो दूसरे सदन का गठन इसलिए किया जाता है ताकि जो योग्य व्यक्ति प्रथम सदन में निर्वाचित न हो सके हों या जिन्हें राजनीति के प्रति विरक्ति होती है, राजनीति में ज्यादा रुचि नहीं लेते, उन्हें तिकड़मबाजी पसंद नहीं आती, अथवा जिन वर्गों का प्रथम सदन में उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता, ऐसे विशिष्ट वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए द्वितीय सदन का गठन किया जाता है। द्वितीय सदन का महत्व इस दृष्टि से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि एक ही सदन होगा तो वह बिना अधिक सोच विचार किए जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में कोई प्रस्ताव को विधेयक पास कर सकता है और इसकी पूरी संभावना होती है, क्योंकि प्रथम सदन जल्दीबाजी में काम करने वाला सदन होता है। वहां पर वाद विवाद के समय, विभिन्न प्रस्तावों पर, विधेयकों पर चर्चा करते समय जो उत्तेजना की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उससे यह संभावना बढ़ जाती है कि कहीं विधानसभा या कहीं व्यवस्थापिका का वह प्रथम सदन कहीं ऐसा कोई प्रस्ताव पारित न कर देवे जो उचित न हो। ऐसी परिस्थिति में जो दूसरा सदन होता है वह कुछ समय तक विधेयक को रोक करके पूरे प्रदेश की जनता को या पूरे देश की जनता को उस विधेयक पर विचार करने का एक अवसर प्रदान करता है। तो यह जो रोक कर रखने का प्रावधान किया जाता है, या जब तो विधेयक या प्रस्ताव को, विधेयक विशेष करके प्रथम सदन से पारित होकर के दूसरा सदन में जाता है, तो दूसरा सदन उस पर विचार करने के लिए कुछ समय लगाता है और इस समय में पूरे देश की या प्रदेश की जनता की प्रतिक्रिया उस विधेयक पर प्राप्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप जो दूसरा सदन होता है, जन भावनाओं को देखते हुए उस विधेयक में आवश्यक संशोधन की सिफारिश करता है। भले ही उसकी सिफारिश ज्यादा महत्वपूर्ण न हो, लेकिन फिर भी उसका इस दृष्टि से महत्व हो जाता है कि वह जन भावनाओं को अच्छी तरह से समझ करके अपनी संस्कृति, अपनी अनुशंसा रिकमेंडेशन उस विधेयक में प्रस्तावित करता है। तो देखें, भारत के कुछ ही प्रांतों में विधान परिषदें हैं और शेष प्रांतों में केवल विधानमंडल का एक ही सदन है और विधानसभा सभी प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करती है। देखें, तुलनात्मक दृष्टि से सबसे पहले है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत विधानसभा कार्यपालिका अर्थात मंत्री परिषद पर पूरी तरह से नियंत्रण रखती है। यह नियंत्रण किस रूप में होता है? प्रश्न पूछना, पूरक प्रश्न पूछना, सरकार के कार्यों की आलोचना करना, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव के द्वारा मंत्री परिषद को नियंत्रित करना और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्री परिषद को पद त्याग करने के लिए बाध्य करना। तो विधानसभा के द्वारा इन विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों और प्रश्न तथा पूरक प्रश्न आदि पूछ करके
विधान सभा के द्वारा मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित किया जाता है, जबकि विधान परिषद को यह अधिकार केवल प्राप्त है कि वह सदस्यों से, मंत्रिपरिषद से प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकती है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद को पद से हटाने का कोई अधिकार विधान परिषद को नहीं होता। संविधान कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो विधानसभा के प्रति यह जो सामूहिक उत्तरदायित्व है मंत्रिमंडल का, इसके अंतर्गत विधानसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पद से हटा सकती है। तो कार्यपालिका की दृष्टि से विधानसभा शक्तिशाली है, विधान परिषद शक्तिहीन है। वह केवल वाद विवाद करके, सरकार की आलोचना करके, प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ करके सरकार को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। दूसरा, विधायी शक्तियों के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद मिलकर राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं। तो कोई भी विधेयक, कोई भी साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। मान लीजिए विधानसभा में एक विधेयक पेश किया गया, विधानसभा ने उस पर चर्चा करके उसको पारित कर दिया, तब उसे दूसरा सदन अर्थात विधान परिषद में भेजा जाएगा। विधान परिषद ने जिस रूप में विधानसभा ने विधेयक पास किया है, उसी रूप में यदि उसने पारित कर दिया, यदि विधानसभा द्वारा पारित विधेयक विधान परिषद के द्वारा उसी रूप में पारित हो जाता है, तो वह राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए या अनुमति के लिए भेजा जाता है। लेकिन मान लीजिए विधानसभा ने कोई विधेयक पास किया और विधान परिषद ने उसको उसी रूप में पास नहीं किया, कुछ संशोधनों सहित पास किया, या 3 माह तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो 3 माह के बाद विधानसभा उस विधेयक पर विचार करके दोबारा पास कर दिया। दोबारा पास करके फिर से उस विधेयक को विधान परिषद के पास भेजा जाता है और विधान परिषद के पास अब 1 माह का समय फिर रहता है। यदि विधान परिषद ने फिर से संशोधन सुझाया या पारित नहीं किया या उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो 1 माह बीत जाने के बाद विधानसभा दोबारा उस पर विचार करके उस विधेयक को पास कर देती है। यदि पास कर दिया तो विधेयक को सीधे राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। मतलब यह हुआ कि विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद कुल मिलाकर 4 माह तक रोक करके रख सकती है, लेकिन विधेयक पर कोई संशोधन या परिवर्तन करने में वह सक्षम नहीं है। अब इसको दूसरे रूप में देखिएगा। यदि मान लीजिए साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। मान लीजिए कोई साधारण विधेयक विधान परिषद में पेश किया गया, विधान परिषद ने उसको पास कर दिया, उसको फिर भेजेंगे विधानसभा में। विधानसभा यदि पास कर देती है तो उसे राज्यपाल के हस्ताक्षर के भेजा जाता है। लेकिन मान लीजिए विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक को विधानसभा ने पास नहीं किया, तो क्या होगा? तो विधेयक रद्द हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। यदि विधानसभा ने पहले विधेयक को पास किया तो विधान परिषद 3 माह और 1 माह कुल मिलाकर 4 माह तक डिले कर सकती है, देर कर सकती है। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मान लीजिए विधान परिषद ने कोई विधेयक पास किया पहले, उसके बाद विधानसभा में भेजा गया, यदि विधानसभा ने उसको पास नहीं किया तो विधेयक पूरी तरह से निरस्त या रद्द हो जाता है। तो विधायी क्षेत्र में पुनः विधानसभा विधान परिषद की तुलना में ज्यादा शक्ति संपन्न है। इसके बाद वित्तीय क्षेत्र में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं, बजट सबसे पहले विधानसभा में पेश किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं। विधानसभा बजट पर पूरी तरह से विचार करने के बाद उसे विधान परिषद के पास भेजती है। विधान परिषद केवल 14 दिनों तक रोक करके रख सकती है। इसके अलावा कोई संशोधन या परिवर्तन नहीं कर सकती।
यदि मान लीजिए विधान परिषद कोई संशोधन या परिवर्तन का सुझाव देती है, अनुशंसा करती है, तो उस अनुशंसा पर, परिवर्तन पर, संशोधन पर विचार करना या न करना विधानसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। विधानसभा चाहे तो विधान परिषद द्वारा सुझाए गए अनुशंसाओं को इग्नोर करके, उपेक्षा करते सीधे राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेज सकती है, या चाहे तो उस पर विचार कर सकती है। ये विधानसभा की इच्छा है। विधानसभा की इच्छा का मतलब मंत्रिमंडल की इच्छा, क्योंकि मंत्रिमंडल का बहुमत विधानसभा में होता है। तो इस प्रकार से देखते हैं वित्तीय क्षेत्र में भी विधानसभा विधान परिषद की तुलना में पूरी तरह से शक्ति संपन्न है। इसके बाद संशोधन की दृष्टि से, संशोधन के बारे में जो दूसरी पद्धति है, जिसमें यह कहा गया है कि इस संशोधन विधेयक तब पारित माना जाएगा जब उसे संसद के दोनों सदन 2/3 बहुमत से पारित कर दे। कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। जब संसद से कोई संशोधन विधेयक दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है तो उस पर आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति मिलनी आवश्यक है। आधे से अधिक राज्य विधानमंडल, विधानसभा नहीं है, विधानमंडल शब्द है। तो ऐसे संशोधन विधेयक जिन पर राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति की आवश्यकता है, उस संशोधन विधेयक को दोनों सदन विचार करते हैं। यदि दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो ठीक है, यदि पारित नहीं हुआ तो क्या होगा? इस पर संविधान मौन है। और अभी तक संभवतः ऐसी स्थिति नहीं आई कि यदि संशोधन विधेयक को विधान परिषद पारित नहीं करती है तो इसका उपाय क्या है। तो इसके बारे में संविधान मौन है। आप लोकसभा राज्यसभा की तुलना करिए। यदि मान लीजिए लोकसभा के द्वारा संशोधन विधेयक पास हो जाता है लेकिन राज्यसभा उसको पारित नहीं करती तो संशोधन विधेयक रद्द हो जाता है। संशोधन के बारे में दोनों सदनों की शक्तियां समान हैं, लेकिन साधारण विधेयकों के बारे में लोकसभा की शक्तियां अधिक हैं, राज्यसभा कुछ कमजोर पड़ जाती है क्योंकि सदस्य संख्या के कारण। लेकिन संशोधन विधेयक के बारे में दोनों सदनों की शक्तियां समान हैं। तथापि संविधान संशोधन विधेयक पर जब राज्य विधानमंडलों को स्वीकृति देने की बात करता है तो यहाँ पर संविधान चुप है। कोई प्रावधान नहीं है कि संशोधन विधेयकों पर दोनों सदनों की शक्तियां समान होंगी या समान नहीं होंगी। ऐसे मामलों को साधारण विधेयक की भांति सुलझाया जाएगा या राज्यसभा लोकसभा के बीच जैसा संबंध उसी प्रकार से समान शक्ति के आधार पर सुलझाया जाएगा। इसके बारे में संविधान ने कुछ भी नहीं कहा है। इसलिए मैं भी आपके सामने इसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कहने की स्थिति में नहीं। तो संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों के द्वारा विचार होता है, विचार करने के बाद उसको पारित किया जाता है तो उसे पारित माना जाता है। ये संभव है कि यदि राज्य विधानसभा ने संशोधन विधेयक को पास कर दिया, विधान परिषद ने पास नहीं किया, तो संभवतः राज्य की अस्वीकृति मानी जाएगी। उस राज्य की विधानमंडल की अस्वीकृति उसको मानी जाएगी, ये संभावना है। और उसके बाद प्रतिवेदन पर है। प्रतिवेदन के बारे में जैसे राज्य स्तर पर जितने भी आयोग होते हैं, जैसे लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग या जो भी राज्य स्तर पर जो भी आयोग होते हैं, इन आयोगों के द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल के पास भेजा जाता है। राज्यपाल इस रिपोर्ट को, इन प्रतिवेदनों को विधानमंडल में भेजते हैं। विधानमंडल के दोनों सदन उस पर विचार करके अपना प्रस्ताव पारित करते हैं, मतलब दोनों सदन विचार करते हैं। तो ऐसे आयोगों के प्रतिवेदन पर विचार करने का अधिकार दोनों सदनों को समान है। और जहां तक संयुक्त सत्र का प्रश्न है, मान लीजिए केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा के बीच साधारण विधेयक को लेकर के मतभेद है। साधारण विधेयक यदि लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास नहीं किया, अथवा राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने पास नहीं किया, तो राष्ट्रपति 6 माह के अंदर उस
विधेयक पर विचार करने के लिए संयुक्त सत्र बुलाता है। मतलब कि दोनों सदनों के सदस्य एक स्थान पर बैठ करके मतभेद के मुद्दे पर विचार करते हैं और उस पर फिर मतदान होता है। मतदान में यदि बहुमत से वह पारित हो गया विधेयक संशोधन के सहित या बिना संशोधन के, तो विधेयक दोनों सदनों से पारित माना जाता है। ठीक, ये तो केंद्र में हुआ। प्रांत में कभी भी दोनों सदनों का संयुक्त सत्र नहीं बुलाया जाता, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन नहीं होता, संयुक्त बैठक भी नहीं होती। हाँ, राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर, राज्यपाल अभिभाषण कब देता है? हर वर्ष प्रथम अधिवेशन के पहले दिन अथवा नवनिर्वाचन के बाद, विधानसभा के नवनिर्वाचन के बाद जब पहला सत्र बुलाया जाता है उसके पहले दिन राज्यपाल अभिभाषण देता है। और जब राज्यपाल अभिभाषण देता है तो राज्यपाल यह अपेक्षा करता है कि दोनों सदनों के सदस्य एक स्थान पर एकत्रित हों। तो राज्यपाल का अभिभाषण सुनने के लिए दोनों सदनों के सदस्य एक स्थान पर बैठते हैं, लेकिन वे किसी विषय पर चर्चा नहीं कर सकते, बहस नहीं कर सकते, वाद विवाद नहीं कर सकते। राज्यपाल का केवल अभिभाषण सुनते हैं और वापस अपने सदन में जाकर के फिर राज्यपाल के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित करते हैं। फिर सदन की नियमित कार्यवाही शुरू होती है। जबकि केंद्र में लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदन एक साथ बैठ करके किसी विषय पर बहस करते हैं, चर्चा और वाद विवाद करते हैं। प्रांतीय विधानमंडल में ऐसा प्रावधान नहीं है। तो ये है दोनों सदनों की शक्तियों की तुलना। और निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि विधानसभा संविधान जितनी शक्तियां देता है उन शक्तियों के संदर्भ में शक्ति संपन्न है, वास्तविक रूप से अपनी शक्तियों का उपभोग करती है। जबकि विधान परिषद विधानसभा की तुलना में बिल्कुल कमजोर पड़ जाती है। अच्छा, मान लीजिए किसी राज्य में जहां पर दो सदन हैं, वहां पर संवैधानिक संकट की घोषणा हुई तो विधानसभा तो स्थगित हो जाती है और जरूरत पड़े तो विधानसभा को भंग भी कर दिया जाता है। विधान परिषद की स्थिति क्या होती है? मान लीजिए विधान परिषद है, राज्य में संवैधानिक संकट की घोषणा हो गई तो विधान परिषद की बैठकें भी स्थगित की जाती, मतलब स्थगित हो जाती हैं। उसकी बैठकें नहीं बुलाई जा सकती जब तक राष्ट्रपति शासन है, जब तक संवैधानिक संकट है, विधान परिषद की बैठकें आयोजित नहीं होंगी। ये है दोनों सदनों की संयुक्त शक्तियां, दोनों सदनों की शक्तियों का हमने विवेचन किया। इसी के साथ राज्य विधानमंडल का यह अध्याय भी समाप्त हुआ। आपको धन्यवाद।